नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे एक मुद्दे के बारे में जिसका नाम है क्षेत्रवाद की राजनीति, यानी कि पॉलिटिक्स ऑफ रीजनलिज्म। क्षेत्रवाद को इंग्लिश में हम रीजनलिज्म कह सकते हैं। क्षेत्रवाद मतलब होता है जब हम किसी क्षेत्र विशेष के बारे में बहुत ज़्यादा रुचि रखने लगते हैं, या कभी कभी ऐसा कि अपने क्षेत्र को बहुत ज़्यादा हम बढ़ा चढ़ा करके बताने लगते हैं और दूसरे क्षेत्र को हम नीचा दिखाने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति को हम क्षेत्रवाद की संज्ञा दे सकते हैं। क्षेत्रवाद तो कुछ कुछ मामले में अच्छा होता है, जैसे कि यदि हमें अपने क्षेत्र से लगाव है, अपने क्षेत्र से प्रेम है, तो हो सकता है हमें ये आशा हो या ये हम उम्मीद करें कि हम अपने क्षेत्र का थोड़ा सा डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। जब हम अपने क्षेत्र के बारे में सकारात्मक तरीके से सोचने लगते हैं, उसके विकास के बारे में सोचने लगते हैं, तो वो अच्छी बात हो जाती है। यानी अपने क्षेत्र की संस्कृति यानी कल्चर और वहाँ का जो स्थानीय भाषा है, जो मातृभाषा है, मदर टंग है, वहाँ के अपने जो फूड आइटम्स हैं, उसको अगर अगर हम ब्रांड के बारे में सोचें, ब्रांडिंग करने के लिए वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ लगाने के बारे में विचार करें, वहाँ पे बहुत सारे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में बात करें, तो सकारात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्षेत्रवाद को अच्छा माना जा सकता है। लेकिन जब यही रीजनलिज्म एक नकारात्मक प्रवृत्ति में हमें दिखाई देती है, तो वो एक गलत संकेत हमारे समाज में डालती है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल आप जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में सन 1960 के दशक में एक नक्सलवाद करके शब्द आया, नक्सलबाड़ी। आप जानते हैं कि नक्सलबाड़ी एक स्थान है जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वहाँ से नक्सलवाद की शुरुआत मानी जाती है, नक्सलिज़्म की शुरुआत मानी जाती है। नक्सलिज़्म एक ऐसी विचारधारा है जो हथियार के माध्यम से अपना न्याय पाने के बारे में विचार करता है, और कभी कभी वो मृत्यु तक भी कर देते हैं, हत्याएं भी कर देते हैं। ऐसा हमें ऐतिहासिक दृष्टि में देखा जाए तो कुछ केस भी दिखाई पड़ते हैं। तो नक्सलवाद हो गया, या कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो अलग राज्य की मांग बहुत हिंसात्मक तरीके से करते हैं। कुछ क्षेत्र होते हैं जो अलग देश, अलग राष्ट्र बनने की वकालत करते हैं। तो ऐसी क्षेत्रवाद नकारात्मक प्रवृत्ति वाली क्षेत्रवाद है, जो कि हमारे देश की अखंडता और एकता के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इस परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रवाद को हम गलत मान सकते हैं। और क्षेत्रवाद की राजनीति जो है वो भी इस तरीके से है कि अगर अगर हम राजनीति को सही तरीके से कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए कर रहे हैं, तो सही है। लेकिन अगर हम क्षेत्रवाद को गलत हवा दे रहे हैं, गलत तरीके से उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चिंता की बात हो सकती है। ये मुद्दे की चर्चा इसलिए कर रहे हैं, इसका संदर्भ बिंदु अगर देखें तो कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी ने 15 साल तक उत्तर भारत में, अमेठी जिला जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से उन्होंने सांसदीय लड़े, जीते भी और सांसद रहे। लेकिन जब 2019 का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव, तो वो वायनाड यानी केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से भी उन्होंने चुनाव को लड़ा, अमेठी से भी लड़ा। तो अमेठी वाला वो हार गए, लेकिन वायनाड वाला वो जीत गए। तो केरल में वो गए मिलने जुलने के लिए, वहाँ के मछुआरों से मिले, नदी में शायद उन्होंने स्नान भी किया, समुद्र में नौकायन भी उन्होंने किया। तो ये अच्छी बात है कि मछुआरों के साथ उन्होंने समय व्यतीत किया। इतने बड़े नेता मछुआरों के साथ बैठ करके भोजन ग्रहण कर रहे हैं, ये एक अच्छा दृश्य था देखने के लिए। अब इसको राजनीतिज्ञ अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अच्छा हमें दृश्य दिखाई दिया कुछ समय पहले। लेकिन एक दृश्य जो अच्छा नहीं कहा जा सकता वो ये कि उन्होंने कुछ टिप्पणी ऐसी करी कि उत्तर भारत के लोग में चुनाव किस तरीके से देना चाहिए, वोटिंग किस तरीके से करना चाहिए, इसकी समझ नहीं है। कुछ इस टाइप का उन्होंने वक्तव्य प्रस्तुत किया। इस लाइन को हम पढ़ लेते हैं एक बार। उन्होंने कहा कि केरल आकर उन्हें लगा, यानी कि राहुल जी को लगा कि वहाँ के लोग सतही राजनीति करते हैं, जबकि यहाँ यानी केरल के लोग मुद्दों की, यानी कि राहुल गांधी जी ने उत्तर भारत के लोगों को सतही राजनीति करके संबोधित किया।
तो हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई भी हो, क्योंकि अगर हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे किसी मुद्दे को तो ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि हम किसी के अगर सपोर्टर या किसी के अगर हम कह लें कि प्रोटेस्टर हैं तो उसकी हम सही और गलत बातों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ अपने ही मुद्दों को आगे रखें। सतही राजनीति करते हैं उत्तर भारत वाले लोग, तो हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई भी हो और हो सकता है इसमें कुछ नकारात्मकता भी हो। कुछ हद तक देखा जाए तो सतही राजनीति करते हैं, इसके पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे चुनाव जब आता है तो हम देख सकते हैं कि जो नशीली जो पदार्थ हैं, पेय पदार्थ हैं, उन सब की बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो तस्करी होती है, कह लें हथियारों की, ये सब थोड़ी सी बढ़ जाती है। सिक्योरिटी ज़्यादा मजबूत करनी पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है कि धन का लालच दे करके भी वोट को अपनी तरफ खींचा जाता है, या गलत वायदे करके भी बहुत सारे वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। तो ये कुछ उनके पक्ष में तर्क हो सकते हैं कि सतही राजनीति करते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कुछ एग्जाम्पल कि सतही राजनीति नहीं भी करते हैं, यानी कि एक जो वोटिंग करने का जो एक आत्मा होती है वो भी जनता दिखा रही है उत्तर भारत में। जैसे कि खास करके दिल्ली में देखें तो दिल्ली में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है लगभग 7 सीटें हैं वहाँ पे लोकसभा की, 7 पे काबिज़ हुई। लेकिन अगले साल जब विधानसभा, दिल्ली की विधानसभा का चुनाव हुआ तो 70 सीटों में से 63 सीटें अकेले वहाँ की आम आदमी पार्टी ने प्राप्त किया। तो इस तरीके से हम देखें तो जो एक वोटिंग कल्चर होता है वो हमें अच्छा दिखाई सकता है दिल्ली में। इसके अलावा अगर ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में भी हमें यही दिखाई देता है कि कुछ क्षेत्र में बीजेपी ने अच्छा नहीं किया, जबकि वहाँ के जो नवीन पटनायक जी की पार्टी है, शायद बीजू जनता दल करके हैं, उन्होंने अच्छा वहाँ पे काम करके दिखाया। तो जिस तरीके से जहाँ बीजेपी अच्छा काम करती है तो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं, जहाँ बीजू जनता दल अच्छा काम करती है बीजू जनता दल को सपोर्ट कर देते हैं। दिल्ली में जहाँ आप अच्छा काम करती है तो आपको भारी मतों से विजयी करा देते हैं। अगर लोकसभा वाले क्षेत्र में बीजेपी अच्छा कर रही है तो सभी सीटों पर बीजेपी को बैठा देती हैं। यानी एक वोटिंग कल्चर हमें अच्छा एग्जाम्पल दिखाई पड़ता है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर कि अगर केंद्र सरकार की लहर चल रही है तो उसका असर राज्यों पर भी दिखाई हुआ पड़ता है। जैसे कि 2014 के चुनाव में बीजेपी केंद्र में जीती और 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी राज्य में भी जीती। तो उसका कुछ ना कुछ असर नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का और उनके विचारों का उत्तर प्रदेश पे भी हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन इस तरीके से एक शब्द में ये कह देना है कि उत्तर भारत के लोग सतही राजनीति करते हैं तो शायद ये उत्तर भारतीय लोगों के लिए एक अपमानजनक टिप्पणी होगी। तो राहुल जी को ऐसी बातें करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी, ये एक विश्लेषण का विषय है। इसके अलावा उन्होंने एक और टिप्पणी करी थी असम के संदर्भ में कि यहाँ के चाय मज़दूरों को तो मामूली मजदूरी मिलती है, लेकिन गुजरात के व्यापारियों को पूरा चाय बागान ही मिल जाता है। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि गुजरात में बीजेपी की सरकार है तो वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे पूरी बागान ही उनको दे दी जाती है। मीन्स सभी स्वामित्व जो है उसको निजी क्षेत्रों में बांट दिया जाता है या ज़्यादा उनको सपोर्ट किया जाता है पूंजीपतियों को, जबकि असम में उनको मामूली मजदूरी मिलती है। यानी वहाँ पे मज़दूरों की स्थिति ठीक नहीं है। इस प्रकार की जो क्षेत्रवाद की जो राजनीति है वो शायद एक इतनी बड़ी पार्टी को इस तरीके से टिप्पणियाँ करना वो अनुचित हमें लग सकता है। तो इस पर आपका क्या विचार है उसको आप बता सकते हैं कि क्या राहुल जी की इन टिप्पणियों का में कोई वजन है या कुछ सच्चाई है, और क्या इस प्रकार के क्षेत्रवाद की राजनीति हमारे देश का भला कर सकती है? क्या इससे कुछ नुकसान, कुछ फ़ायदे हो सकते हैं? क्या इसके माध्यम से सच में किसी सही मुद्दे को उठाया जा सकता है, या इस प्रकार से उठाने का कोई औचित्य है, तरीका क्या सही है? इस पर आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। धन्यवाद।